हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स में यांत्रिकी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और साथ ही इसके फिजिक्स के कई पार्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उसको ज़रूर देखें, एक बार अपने आप को टेस्ट करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। इसके साथ आपको जीएस के विभिन्न टॉपिक के भी वहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर बनती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। ऑप्शन है, पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है या ऑक्सीजन कम होती है। तो आपको बताना है पहाड़ों पर जल कम ताप पर क्यों उबलने लगता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में टाइप करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों पर वायु दाब कम हो जाती है। ठीक है, और वायु दाब जैसे ही कम होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो क्वथनांक होगा पानी का, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वो भी नीचे गिर जाएगा। पानी अगर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जहाँ आप लोग को पता है इसका 100 होता है, तो अब गिर के 70 पे आ जाएगा। ठीक है, 80 पे आ जाएगा, जैसा वायुदेव जिस अनुपात में कम होगा। तो इसी वजह से जो तापमान पानी होता है वो कम तापमान पर ही उबलने लगता है पहाड़ों पे। अगला है, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है, उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, और डी है, अधिक ऊष्मा अधिक बराबरी से वितरित होती है। तो इसका आंसर बताएं सही। जल्दी आंसर इसका टाइप करें कमेंट में, इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि इस प्रेशर कुकर के भीतर जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड, इसका जस्ट उल्टा होता है पहाड़ों की अपेक्षा। ठीक है, पहाड़ों में वायु दाब कम होता है, लेकिन प्रेशर कुकर में जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाता है नॉर्मल दाब के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस वजह से जो क्वथनांक होता है उसका जल का बढ़ जाता है प्रेशर कुकर के भीतर। ठीक है, और इसीलिए जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो कम समय में ही खाना पक जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और प्रेशर की वजह से बहुत जल्दी, आप लोग को पता है, बहुत तेज़ से गर्म होता है कुकर, और प्रेशर जब अधिक होगा तो उसको पकने का जो समय होगा वो यहाँ पे घट जाएगा। अगला देखते हैं, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करती है। द्रव का उच्च से निम्न विभव की प्रवाह, केशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत या फिर द्रव की श्यानता। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। फाउंटेन पेन, आप कह सकते हैं जो स्याही वाली पेन होती है, वो किस पे काम करती है। तो केशिकत्व की जो क्रिया होती है फ्रेंड, उस पे फाउंटेन पेन काम करती है। ठीक है, केशिकत्व क्या होता है, किसी द्रव का ऊपर या नीचे चढ़ना ही केशिकत्व कहलाता है। चाहे वो कोई कपड़ा हो या फिर जैसे जल का हो, पौधे के पत्तियों तक जाना और नीचे जड़ तक आना। तो ऊपर चढ़ने या नीचे आने की जल की क्रिया होती है विभिन्न प्रक्रियाओं में, वही होता है केशिकत्व। तो वही सिद्धांत यहाँ पे फाउंटेन पेन में काम करता है, लेकिन जो बॉल पॉइंट पेन होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। इसको ध्यान रखिए, हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। श्यानता, घर्षण, पृष्ठ तनाव या प्रत्यास्थता। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश जो होते हैं वो आपस में चिपक क्यों जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फ्रेंड नंबर ए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, पृष्ठ तनाव। तो पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं
वो आपस में चिपक जाते हैं। कारण यह होता है पृष्ठ तनाव। तो दो तलों के बीच, दो सरफेस के बीच लगने वाला बल ही क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। जब तल एक समान हो तो ससंजक बल लगता है, और जब तल अलग अलग हो, जब सरफेस अलग हो, जैसे पानी का हो या तेल का हो, तो अलग अलग सरफेस हो गए तो आसंजक बल लगेगा। पानी और पानी के बीच ससंजक बल लगेगा। तो यहाँ पे जो शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपकते हैं, उसका मतलब पृष्ठ तनाव यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है आसंगत बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, श्यानता, तेल की अपेक्षा जल का हल्का होना। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। पानी की बूंद और तेल की जो बूंद होती है वो पृष्ठ पर क्यों नहीं चिपकती है, या फिर आपस में मिलती क्यों नहीं है, कह सकते हैं भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसंगत बल का अभाव। ठीक है, तो सरफेस अलग होने के कारण क्योंकि यहाँ पे ये पानी की बूंद है और वहाँ पे ऑयल है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सरफेस पे जो पानी की बूंदें जाती हैं तो तैलीय पृष्ठ पर चिपक नहीं पाती हैं या पानी के साथ मिल नहीं पाती है, क्योंकि उनके बीच कोई भी आसंजक बल नहीं लगता है। और जब आसंजक बल नहीं लगेगा तो वो द्रव जो होगा वो आपस में मिलेगा नहीं या फिर उसको भिगोएगा नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसंजक बल का अभाव। 31 है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर अपरिमित हो जाता है। तो आपको बताना है कि शुद्ध जल में अगर हम डिटर्जेंट पाउडर डाल देते हैं, ये कपड़ा धोने वाला, तो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, तो जैसे डिटर्जेंट पाउडर हम लोग पानी में डालते हैं तो जो दोनों कणों के बीच, जो दोनों सरफेस के बीच जो बल होता है, ससंजक बल होता है, वो घट जाता है। इस वजह से पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है और जो मैल होती है आसानी से उसमें से कपड़े से बाहर निकल आती है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? पृष्ठ तनाव से, गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी का अपवर्तन से, सूर्य के प्रभाव से। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, तो पृथ्वी के ये चारों, ये जो वायुमंडल है फ्रेंड, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही यहाँ पे बंधे रहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है उसी की वजह से इसमें बंधे रहते हैं। क्योंकि गैसों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो पलायन वेग से कम होती है। ठीक है, और इस वजह से जो कण होते हैं वो गैसों के, वो पलायन नहीं कर पाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में ही बने रहते हैं। अगला पॉइंट है, कार की स्टीयरिंग में शामिल है एक एकल बल, दो बल जो एक ही दिशा में काम करते हैं, दो बल जो अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, दो बल जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। जो कार की स्टीयरिंग होती है उसमें किस तरह के बल लगते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे इसी तरह का होता है। इसको हम लोग आगे भी ऐसे कर सकते हैं और पीछे भी इसको पुश कर सकते हैं, साइड में भी लोग पुश करते हैं घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए। तो इसमें जो बल लगता है ऑप्शन डी, दो बल जो विपरीत दिशाओं में लगते हैं और जो उनके बल ऑफ फोर्स होता है, फोर्स ऑफ लाइन होता है, वो सेम होता है। ठीक है, इसी लाइन पे ये काम करते हैं और दोनों तरफ लगते हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में ये काम करते हैं। अगला है, जब कोई वस्तु अधिकतम भारशील कब होती है? कोई वस्तु का वेट अधिकतम कब होता है? वायु में, जल में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। अधिकतम भार किसी वस्तु का कब होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। निर्वात में जो गुरुत्व होगा, गुरुत्व जी होगा, वो इस एक पहले तौर पे ये कांस्टेंट होगा जी और फिक्स रहेगा, और उस समय जो है कि उसका भार होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर हम ध्रुवों के ऊपर जाते हैं या फिर विषुवत रेखा पर जाते हैं तो वहाँ पे
हमारे भार में चेंजेज आएंगे, लेकिन जो निर्वात होगा वहाँ पे भार मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक बल 0.5 की ग्राह के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, एक बल है जिस जो 0.5 किलोग्राम, तो इसका वेट मान लीजिए अगर एम से हम शो करते हैं तो 0.5 किलोग्राम हो गया। और यहाँ इसकी चाल है, मीटर पर सेकंड क्या हो गई, चाल हो गई, स्पीड हो गई, तो वेलोसिटी इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा तब त्वरण होगा। ठीक है, यहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको बल का मान काउंट करना है, तो यहाँ पे बल का मान आपको, बल का जो फार्मूला हो आपको पता होना चाहिए। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसी में हम वैल्यू रख देंगे फ्रेंड। तो 0.5 में अगर 10 का गुणा हम कर देते हैं तो कितना आएगा, 50 आएगा, और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 न्यूटन। तो आप लोग को थ्योरी के साथ साथ फार्मूले भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार फार्मूले पे प्रश्न एक आध दो जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर एनटीपीसी वगैरह रेलवे के एग्जाम में ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या फिर 29.4 किलोग्राम। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए भार दिया हुआ है। ठीक है, और भार बराबर होता है एम इंटू ए, ये बल के बराबर हो, बल के जो फार्मूला होता है बल के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसका द्रव्यमान निकालना है तो आप देख सकते हैं भार की जगह हम 29.4 रख देते हैं। एम की वैल्यू निकालना है, जी का मान हम लोग को पता है कि 9.8 होता है फिक्स तौर पे, लेकिन आमतौर पर हम लोग 10 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको 9.8 की ज़रूरत है, तभी ये पूरी पूरी डिवाइड हो पाएगा। तो इसका डिवाइड अगर इसमें 9.8 करेंगे तो यम बराबर यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, 3 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम होगा। तो द्रव्यमान और भार का डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। भार द्रव्यमान गुणे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके बराबर होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। जड़ता गुण, विश्राम जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये नियम होगा, गति का तीसरा नियम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर घोड़ा अचानक चलने लगे तो घुड़सवार जो होगा उसको गिरने की संभावना बनी रहती है, इसका कारण क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्राम जड़त्व। आप कह सकते हैं अगर इसको हम लोग एक घोड़ा मान लेते हैं, इस पे अगर हम मान लेते हैं कि घुड़सवार है, इस तरह पोजीशन से मान लीजिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये घोड़ा मूवमेंट करता है तो जो घुड़सवार होगा उसके धड़ का नीचे का जो ये पोर्शन होगा, यही घोड़े के साथ, घोड़े का जो पीठ होगा या घोड़े का जो मूवमेंट होगा उसके साथ ही आगे चल पाएगा। बाकी धड़ के ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये स्थिर अवस्था में रहेगा अभी भी। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से जो घोड़ा अगर तुरंत ऐसे मूवमेंट कर जाएगा तो ये जो धड़ वाला पर्सन होगा ये स्थिर होने की वजह से ये पीछे की तरफ भागेगा, घोड़ा तो आगे की तरफ जाएगा। इस वजह से डिसबैलेंस होने का संभावना रहता है, तो इसलिए इसको गिरने की आशंका बनी रहती है। अगला है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति होगी, समान वेग होगा, समान त्वरण होगा, समान बल होगा। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होगा। अगला देखते हैं,
5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड ये चाल दिया हुआ है v, देख सकते हैं आप, और ऊर्जा दिया हुआ है फ्रेंड, यहाँ गतिशील की बात कर रहा है तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा है। ठीक है, इसे ई से हम डिनोट कर सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा 125 जूल दिया है, मीटर प्रति सेकंड हमको दिया है, तो हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं हमको गति और गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान में एक रिलेशन चाहिए, इसका मतलब हमको गति ऊर्जा का एक सूत्र पता होना चाहिए। तो ई बराबर हाफ mv² होता है। आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, उम्मीद है गतिज ऊर्जा का, तो सूत्र भी जरूर ध्यान रखें कि सूत्र पे कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि चाल दिया हुआ है v, तो v की वैल्यू रख लेंगे, स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अगर 2 उधर भेज देते हैं तो 125 गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ पे यम बच जाएगा। ठीक है, और 25 का इधर अगर इसको इधर ले आते हैं तो 25 25 125 और 5 दूना के 10, तो ये 10 किलोग्राम इसका वजन हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर 10 हो जाएगा। तो ई बराबर हाफ mv² से इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, बस फार्मूला हमको पता होना चाहिए। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, अपरिवर्तित। तो पाइपलाइन के केंद्र पर आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा, जैसे ये मान लेते हैं ये पाइपलाइन हो गई, इस तरह से पानी ऐसे इंटर कर रहा है, आप कह सकते हैं पानी ऐसे है, आ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ऐसे निकल रहा है, फ्लो कर रहा है। तो कहाँ पे सबसे अधिक वेग होगा आपको बताना है, न्यूनतम, केंद्र पे कितना होगा एक्चुअली पूछा जा रहा है, ये इसका केंद्र मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य रहेगा, या फिर सब जगह बराबर होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, अधिकतम होगा। केंद्र पे जो बहाव होता है, जो बहाव की गति होगी वो अधिकतम होगी, और जो पाइप की दीवारें होंगी यहाँ पे वेग लगभग शून्य होगा पानी का, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लगभग वेग शून्य होगा, और केंद्र की तरफ जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका वेग बढ़ जाएगा। बर्नौली की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको पढ़े होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो केंद्र पे होता है वो बल अधिकतम, वेग अधिकतम रहेगा। अगला है 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या है, 20 जूल, 200 जूल, 0 जूल, या फिर 2 जूल। जल्दी से अपना आंसर बताइए। 20 किलोग्राम की वस्तु है, इसका ज़मीन से 1 मीटर ऊपर उठाना है, उठाना नहीं है बल्कि उठाए रखना है, तो किया गया कार्य आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये वस्तु ऑलरेडी फ्रेंड 20 किलोग्राम वस्तु वो ज़मीन पे उठी हुई है, बस इसको बनाए रखना है। ठीक है, ऊपर उठाए रखना है। तो ऊपर उठाए रखने में आप लोगों को पता है कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अगर डी मान लेते हैं तो बल गुणे डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो विस्थापन यहाँ पे शून्य है, इसलिए कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अगला है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जा सकती है। ठीक है, एक मूवमेंट करता हुआ जो चक्का है, इसको, इसकी जो घूर्णन है, ठीक है, इसकी रोटेशन है, उसको कैसे मापी जा सकती है, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, या फिर स्टेथोस्कोप से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो बैरोमीटर से आप लोग को पता है वायु दाब मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु की गति या वायु का जो पावर होता है उसको हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो ये मापक यंत्र हम पहली अपना जो वीडियो था हमारा फिजिक्स का, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक बार ज़रूर उसको देखें। विभिन्न प्रकार के जो भी मापक यंत्र हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ छूटे हैं या फिर कुछ नए टाइप हैं तो उसको हमने इसमें शामिल करने का प्रयास भी किया है, तो एक बार आप ज़रूर चेक करें। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को भी मज़ा आता रहे। चलिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी।
चौगुनी हो जाएगी, समान रहेगी या फिर तिगुनी रहेगी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कई बार घुमा के आता है, घुमा फिरा के इसी टॉपिक पे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हमको पता है जो गतिज ऊर्जा थी 12 mv², इसी पे हम लोग सारा जो क्वेश्चन आता है इसी पे आता है, चाहे वो द्रव्यमान निकालने का आएगा या वेग निकालने के आएगा, या फिर आपको दे देगा उसकी चाल और कहेगा द्रव्यमान पे क्या असर पड़ेगा या फिर ऊर्जा पे क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। और कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे वी है फ्रेंड, चाल चाल पहले जो है कि वी थी, अब 2v हो गई, मतलब 4v² हो गई। तो मतलब 4 का मतलब स्क्वायर का मतलब 4 गुना हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 गुना हो गया। अगर ये v/2 हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, v²/4 हो जाएगा, मतलब चौथाई हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जिस अनुपात में v बढ़ेगा उसके स्क्वायर के अनुपात में e घटेगा। और ठीक है, ई भी उसी अनुपात में चेंज होगा, घटेगा नहीं बल्कि उसी अनुपात में चेंज होगा। और द्रव्यमान सीधा सीधा चेंज होगा, अगर द्रव्यमान दुगुना होगा तो एनर्जी भी दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 4 दुगुनी होगी तो एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, और जस्ट इसका उल्टा भी होगा। अगला है, जब एक वस्तु का वेग दुगुना होता है तो इसका त्वरण दुगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। वेग अगर दुगुना हो रहा है, यहाँ पे भी, वहाँ भी था और यहाँ पे भी वेग दुगुना हो रहा है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि जो संवेग का सूत्र होता है, संवेग अगर p मान लेते हैं तो m/v होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणे चाल होता है संवेग का सूत्र। चाल दुगुना हो रहा है तो संवेग भी दुगुना होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और त्वरण का जो प्रभाव होता है वो समय के अकॉर्डिंग भी होता है, तो त्वरण यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, या फिर चेंज होगा तो कुछ टाइम पे पूरी तरह डिपेंड रहेगा। केवल टी को कांस्टेंट वहाँ पे नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसमें नियम कांस्टेंट हो सकता है एक बार, लेकिन त्वरण के केस में त्वरण का भी फार्मूला आप लोग को पता है, क्या होता है, v/t। चाल परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। चाल दोगुनी तो त्वरण दोगुनी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब चाल चेंज होगा तो टी कांस्टेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। टी भी चेंज होगा, टी एक वेरिएबल राशि है यहाँ पे, लेकिन संवेग में जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स रह सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे संवेग दोगुना हो जाएगा। अगला है, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर कम द्रव्यमान वाले के समान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कैसे होगा, यहाँ पे भी आपको आवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको डिटेल कर सकते हैं। आवेग को अगर हम लोग जे मान लेते हैं तो आवेग होता है बल गुणे समय। ठीक है, बल गुणे समय। अब यहाँ पे बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, ठीक है, त्वरण और टी। अब यहाँ आवेग देख सकते हैं कि सीधे द्रव्यमान पे डिपेंड है, तो अधिक अगर द्रव्यमान होगा तो वहाँ पे आवेग क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ेगा तो आवेग बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसका रिलेशन है इसके साथ। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के, 10⁻5 अर्ग के, 10⁻−5 अर्ग के, 10⁻−7 अर्ग के। तो जल्दी से इसका आंसर टाइप करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻7 अर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। ठीक है, जब गद्दा इस पोजीशन में रहता है, जब कोई बैठता है यहाँ पे तो क्या होता है, ये इस पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, गतिज ऊर्जा की वजह से, स्थितिज ऊर्जा की वजह से, या संचित ऊर्जा की वजह से, या फिर विखंडन ऊर्जा की वजह से। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा के कारण। क्योंकि गतिज ऊर्जा तो आप लोगों को पता है मूविंग एनर्जी में, मूविंग जो बॉडी होती है उसमें होता है, और यहाँ पे ये जो गद्दा है वो फिक्स है, और जो गद्दे में होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट्टे या स्लीपर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, पटरियों के नीचे चौड़ी पट्टी या स्लीपर्स लगाए जाते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं? तो फ्रेंड इसको लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। ठीक है, दबाव को कम करने, क्योंकि जो इस पर प्रेशर पड़े अगर पहिया का, तो केवल यहीं पे ना पड़े बल्कि पूरी पटरी पे पड़े। ठीक है, ताकि उसको दबाव को बैलेंस करने में आसानी हो, वहाँ से पटरी के टूटने की संभावना भी नहीं रहेगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, पौधों की जड़ों में से पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं कौन सा एक केशिकात्व कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना एकमात्र कारण केशिकात्व का नहीं है, बल्कि मुख्य कारण इसका पृष्ठ तनाव का है। ठीक है, पृष्ठ तनाव की वजह से ही यहाँ पे सूती कपड़े पे पानी की बूंदें फैलती हैं। बाकी स्याही का सूखना कोई भी हो, ठीक है, और भूमिगत जल का ऊपर उठना या फिर पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी ऊपर उठना, ये केशिकात्व के उदाहरण है और मुख्य वजह केशिकात्व ही है। अगला है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफेस्कोप या फिर हाइग्रोमीटर। तो फ्रेंड ये भी एक हम लोग को नया लगा तो हमने इसको शामिल किया हुआ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है इसको। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से जो है कि हम बादलों के जो क्लाउड्स होते हैं उनकी दिशा और गति को मापते हैं। बाकी एनीमोमीटर से आप लोगों को पता है वायु की गति मापी जाती है, रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है, ठीक है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी कमेंट करके बताएं, इसका सही इसको बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगा, और साथ ही सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको इस वीडियोज़ के मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।